बातमीला सत्याचा आधार म्हणजेच निर्भीड विचार. वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह जी की, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की. जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. सर्वप्रथम वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह जी यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. छत्रपती शिवराय ज्यांनी देव देश आणि धर्माकरता आम्हाला लढायला शिकवलं, त्यांना मानाचा मुजरा करतो. आणि ज्यांच्याबद्दल म्हटलं गेलं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था. त्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजी नगरमध्ये हा संपूर्ण जो क्षत्रिय जनसागर या ठिकाणी उपस्थित झालाय, या क्षत्रिय जनसागराला नमन करतो. आज ही अत्यंत सौभाग्याची गोष्ट आहे की या देशाचे कणखर, कर्मठ आणि पोलादी संरक्षण मंत्री, आमच्या सर्वांचे नेते आदरणीय राजनाथ सिंहजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी आदरणीय राजनाथ सिंहजींचं मनापासून स्वागत करतो. लवकरच आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी पोचणार आहेत आणि ते येतपर्यंत नाईट वॉचमनची भूमिका पण मीच वठवणार आहे. आपले लाडके रावसाहेब पाटील दानवे, भागवतजी कराड, अतुलजी सावे, अंबादासजी दानवे, हरिभाऊ नाना बागडे, आमचे मित्र जयकुमारजी रावल, नारायणजी कुचे, प्रशांतजी बम, श्वेताताई महाले, किशोरप्पा पाटील, उदयसिंगजी राजपूत, कृपाशंकर सिंहजी, चंद्रकांतजी खैरे, उत्तमसिंगजी पवार, सुजित सिंग ठाकूर, सकल राजपूत समाजाचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व माझ्या क्षत्रिय भगिनी आणि बंधूंनो, मघाशी जेव्हा तुम्ही सगळे उभे होते और ये सारी की सारी भगवी पताकाएं जब हवा में लहरा रही थी, तो मेरे आंखों के सामने वो दृश्य आया जब हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी आले आहेत. माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आपण जोरदार या ठिकाणी स्वागत करूया. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी आता नुकतेच मुंबईहून या ठिकाणी पोहोचले आहेत. त्यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया. आणि आता बोल वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह जी की, महाराणा प्रताप सिंह जी की, महाराणा प्रताप सिंह जी की. और इसलिए मैं ये कह रहा था कि जब आप सारे लोग
हाथ में भगवी पताका लेकर खड़े थे तो मेरी नजर के सामने वो नजारा घूम गया जब हल्दी घाटी के मैदान में चेतक पर सवार होकर महाराणा प्रताप सिंह जी वहां पर पूरी शान के साथ खड़े थे और उनके पीछे पूरा राजपूताना हमारे सारे क्षत्रिय योद्धा इसी प्रकार से भगवा ध्वज लेकर लड़ने के लिए तैयार थे और देश धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए सारे के सारे आतुर थे. तेच चित्र आज माझ्या समोर तुम्ही पुन्हा एकदा जागृत केलं आणि म्हणून या भगव्या करता मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. आज खरं म्हणजे फार कार बोलायचं नाहीये पण या ठिकाणी इतका मोठा हा जनसमुदाय पहिल्यांदाच आमचा क्षत्रिय समाज इतक्या मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित झाला आणि तसही या देशाच्या इतिहासामध्ये आमच्या क्षत्रिय समाजाचं जे योगदान आहे ते कोणी नाकारू शकत नाही, ते कोणी विसरू शकत नाही. जेव्हा जेव्हा या देशावर आक्रमण झालं देव देश आणि धर्म वाचवण्याकरता हाच क्षत्रिय समाज मैदानात उतरला आणि आपल्या जीवाची बाजी लावून प्रसंगी त्या ठिकाणी आपला देह गेला तरी चालेल पण भगव्याची शान जाणार नाही अशा प्रकारे लढणारा हा आमचा समाज आहे. आणि एक खरं आहे मगाशी जयकुमारजी सांगत होते की स्वातंत्र्यानंतर या समाजाला अनेक अडचणींचा सामना त्या ठिकाणी करावा लागतोय आणि म्हणून समाजाच्या अनेक अपेक्षा देखील आहे आणि विशेषतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय खरं तर पहिलं काम हे केलं पाहिजे की आमच्या समाजासमोर जे भामटा शब्द लागलेला आहे तो बदलून टाकला पाहिजे. मुख्यमंत्री महोदय आपण हा शब्द बदलण्याकरता या ठिकाणी राज्य सरकारपासून केंद्र सरकारपर्यंत सगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया पूर्ण करू पण कुठल्याही राजपूताला यापुढे भामटा शब्द लागणार नाही अशा प्रकारचा या ठिकाणी निर्धार आजच्या या निर्धार सभेतनं आपण सगळ्यांनी मिळून केला पाहिजे. अरे हा लढवय्या आहे, हा प्रसंगी जीव देणारा आहे, याला भामटा म्हणणं यापेक्षा मोठी भामटेगिरी काही असूच शकत नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला आश्वस्त करतो खरं म्हणजे मुख्यमंत्री महोदय आपण या ठिकाणी आहात. आपण यावेळेसच्या बजेटमध्ये अनेक समाजांकरता आर्थिक विकास महामंडळ तयार केलाय आणि माझी आपल्याला विनंती आहे आपण आदेश कराल आणि आपण घोषणा कराल तर या समाजाकरता देखील त्यांची जी मागणी आहे. अजून टाळ्या वाजवू नका, घोषणेचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे, त्यांनी घोषणा केली तर टाळ्या वाजवा. पण मला विश्वास आहे तुमच्या सगळ्यांवर मुख्यमंत्र्यांचं प्रेम आहे त्यामुळे आज ती घोषणा निश्चितपणे या ठिकाणी होणार आहे, काळजी करू नका. मुख्यमंत्री नक्कीच ती घोषणा करतील. आज खरं तर अनेक मागण्या आपण या ठिकाणी केल्यात पण मला सांगितलं पाहिजे की आता नुकतंच पुन्हा एकदा कुठल्या महापुरुषांची जयंती सरकारनं साजरी करायची या संदर्भातला आदेश आपल्या या नवीन सरकारनं जाहीर केला आणि आम्ही सांगितलं वीर महाराणा प्रताप सिंहजी यांची जयंती ही सरकारच साजरी करेल आणि मंत्रालयामध्ये देखील ही जयंती या ठिकाणी साजरी करण्याचा निर्धार हा या ठिकाणी आम्ही व्यक्त करतो. यासोबत आज आपल्या समाजाकरता वेगवेगळ्या योजना या आपण चालवतो आहोत. मी खरं म्हणजे आपल्याला सांगू इच्छितो आपल्या समाजाकरता वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती या महामंडळाच्या माध्यमातून काही निधी देखील आपण देतोय. आपण याकरता
घरांची व्यवस्था देखील करतोय. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणाकरता देखील परदेशातली स्कॉलरशिप देतोय. पण दुर्दैवाने क्षत्रिय समाजापर्यंत याचा फायदा कमी पोहोचतोय आणि म्हणून क्षत्रिय समाजाला याचा फायदा मिळेल अशा प्रकारच्या व्यवस्था याच्यामध्ये आम्ही तयार करू, जेणेकरून त्यांना त्यातनं वंचित राहावं लागणार नाही. हा देखील या निमित्ताने निर्धार मी आपल्या सर्वांसमोर व्यक्त करतो. आणि वेगवेगळ्या ज्या योजना आपण या ठिकाणी सांगितल्यात, मागण्या केल्यात, खरं म्हणजे या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांना बोलायचं आहे आणि राजनाथ सिंहजी यांना ऐकण्याकरता आपण आलो आहोत. म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, या सगळ्या मागण्यांच्या संदर्भात येत्या 15 दिवसामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या समोर मी स्वतः आपली बैठक लावीन. सकल राजपूत समाजाला आम्ही त्या ठिकाणी बोलवू आणि या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या संदर्भातला निर्धार हा आम्ही त्या ठिकाणी निश्चितपणे पूर्ण करू. आज आपण सगळे एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित झालात आणि आपल्या सगळ्यांचं दर्शन घेण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपले आभार मानतो. आणि क्षत्रिय समाजाने ही भगवी पताका अशीच उंच ठेवावी एवढीच विनंती करून माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राणा प्रताप सिंह. मित्रांनो, ही एक लक्षात ठेवा की जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आताच्या या अप्रतिम भाषणासाठी. सर, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जेव्हा आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की देव इंद्र जेव्हा सांगतो तेव्हा मराठवाड्याच्या पाठीशी एकनाथ नेहमी उभे राहतात. त्याच्यामुळे या सगळ्या मागण्या पूर्ण होणार याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. दोघांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब इथे उपस्थित आहेत. श्री किशोरप्पा पाटील, माननीय डॉक्टर उदयसिंग राजपूत आणि समितीने त्यांचा स्वागत आणि सत्कार करावा. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब इथे उपस्थित आहेत. सकल समाजाच्या वतीने, समितीच्या वतीने हा त्यांचा स्वागत आणि इथे सत्कार होत आहे. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री आदरणीय माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हेही इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं आता अतिशय उत्तम असं मार्गदर्शन आपण ऐकलेलं आहे. या सगळ्यांनाच आपण इथे समितीच्या वतीने सन्मानित करावं अशी मी विनंती करते. आणि त्यानंतर आज महाराष्ट्रामध्ये संरक्षण मंत्री भारत सरकार आदरणीय राजनाथ सिंह जी इथे उपस्थित झालेले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आपण हा सन्मान करावा अशी मी आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस या दोघांनाही विनंती करते की महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आपल्या भूमीमध्ये, संतांच्या भूमीमध्ये संरक्षण मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंहजी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सन्मान आपल्या या महाराष्ट्राच्या वतीने होतो. एकदा जोरदार टाळ्या. वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप जी की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की. तसेच पालकमंत्री आदरणीय भुमरे साहेब यांनाही मी विनंती करते की आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सन्मानित करावे. आणि त्यानंतर एक अतिशय महत्वाचा असा सत्कार, स्वागत इथे होणार आहे. आणि ते म्हणजे पालकमंत्री माननीय नामदार श्री भुमरे साहेब हे राजनाथ सिंहजी साहेब यांचं स्वागत इथे करत आहेत. संरक्षण मंत्री आपल्या छत्रपती संभाजीनगरीचे पालकमंत्री या नात्याने त्यांचं स्वागत इथे होत आहे, त्यांचा सन्मान इथे होत आहे. आणि यानंतर या देशाचे बुलंद असे संरक्षण मंत्री महोदय यांना मी विनंती करेल की आपण फार मोठे नेते आहात. आमचे राज्याचे धडाडीचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे जोरदार काम करते ही जोडी, यांना आपण यांचा सत्कार करून यांना आशीर्वाद द्यावं असं मी राजनाथ सिंहजी साहेबांना विनंती करतो की आमच्या या महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांचं अभिवादन करून त्यांचं आशीर्वाद द्यावं. संरक्षण मंत्री
आदरणीय राजनाथ सिंहजी यांच्या शुभ हस्ते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना आशीर्वाद मिळत आहे, सत्कार होत आहे त्यांचा आणि हा आशीर्वाद पर सत्कार इथे संपन्न होत आहे. एकदा जोरदार टाळ्या या वीर दोघांसाठी. शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह की, धर्मवीर संभाजी महाराज की. रावल साहेबांना विनंती करते की आदरणीय अब्दुल सत्तार साहेब इथे उपस्थित आहेत. कृषी मंत्री यांचाही आपण स्वागत सत्कार करावा, सन्मान करावा आणि तसेच पालकमंत्री भुमरे साहेबांनाही आपण सन्मानित करावं आणि यानंतर जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करणार आहोत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं. जय शिवराय, जय महाराणा प्रताप सिंह जी. महाराणा प्रताप सिंह यांचा वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह महासंमेलनाला उपस्थित भारताचे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहेब, आपल्या राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराडजी, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेजी, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरेजी, दुसरे आमचे मंत्री अब्दुल सत्तारजी, आमचे सहकारी मंत्री अतुल सावेजी, कृपाशंकर सिंगजी, नाना आपले हरिभाऊ बागडे साहेब, आमदार किशोर पाटील, आमदार संजय शिरसाट, आमदार रमेश बोरनारे, आमदार प्रदीप जयस्वाल, आमदार श्वेताताई महाले, प्रशांत बम आणि जयकुमार रावल, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि सकल राजपूत समाजाचे सर्व पदाधिकारी, त्यांचे अध्यक्ष, त्यांचे सर्व पदाधिकारी आणि सकल राजपूत समाजाचे उपस्थित बांधव भगिनी आणि सर्वच उपस्थित मान्यवर, खरं म्हणजे नजर पोचत नाही तिथपर्यंत आपला समाज पसरला एक भगवं वादळ या ठिकाणी लोटलेला आपण पाहतोय. आज छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती असल्यामुळे अनेक कार्यक्रम होते. मी आमच्या उपमुख्यमंत्री महोदयांना सांगितलं होतं की तुम्ही संभाजीनगरचा कार्यक्रम करा, मी बाकी सगळे कार्यक्रम करतो. परंतु इथून एवढे फोन आले आणि खुद्द राजनाथ सिंग साहेब आपल्या महाराष्ट्रात येत आहेत. ते आपल्या युतीचे मोठे नेते आहेत, ते आपल्यासाठी आदरणीय आहेत आणि आपल्या समाजाचं देखील दर्शन मला घेता आलं या आजच्या कार्यक्रमामध्ये. म्हणून मी धावपळ करत करत इथे पोहोचलोच आणि या विराट जनसमुदायाचं दर्शन मला घेता आलं. खरं म्हणजे मी या अतिशय मोठ्या महासंमेलनाचं उत्तम आयोजन केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सकल राजपूत समाजाचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून आपल्या शुभेच्छा देतो. आपल्याला आज हम सबके बीच देश के रक्षा मंत्री
परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित है। वीर शिवाजी महाराज की भूमि तथा ये छत्रपति संभाजी नगर शहर में उनका आपका मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और राजपूत कैसा हो तो राजनाथ सिंह जैसा हो। बरोबर आहे ना? एकदम कडक माणूस आहे, आवाज पण जोरात आहे, बुलंद। त्यांच्या भाषणाने आपल्याला सगळ्यांना माहित पडेल, तुम्हाला माहितच आहे सगळं। मला आठवत आहे देवेंद्रजी जेव्हा 2014 ची निवडणूक होती महाराष्ट्रामध्ये आणि आपला श्रीकांत कल्याण मधून उभा होता, भर मे महिना होता, भर उन्हाचा कडाका होता आणि त्या कडक उन्हाळ्यामध्ये राजनाथ सिंग साहेब त्याच्या प्रचाराला आले होते कल्याण मध्ये आणि खूप मोठ्या मताधिक्याने खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे विजयी झाला। तेव्हा राजनाथ सिंग साहेबांचा आशीर्वाद लाभला होता। आणि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बड़े ताकतवर नेता के रूप में और अटल जी अडवाणी जी के उनके साथ भी राजनाथ सिंह जी के बहुत ही एक अहम भूमिका निभाने वाले नेता आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही करीबी और विश्वासु नेता के रूप में ये आपकी पहचान पूरे देश को है। और बेहद ईमानदारी, हिंदुत्ववादी, जातिवाद से दूर, पक्षपात रहित और बुलंद इरादों वाला नेता, यही आपकी असली पहचान है। आप कोई भी अभियान अधूरा नहीं छोड़ते, फिर वो चाहे वे केंद्रीय गृह मंत्री थे तब की बात हो या फिर अभी रक्षा मंत्री के तौर पर जो आपका काम हो। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने उठाया है, उससे देश की ताकत निश्चित रूप से बढ़ गई है। बाहरी और आंतरिक खतरों से आप भली भांति जानते भी हो, वाकिफ भी हो, और आप राजपूतों की शान भी हो। और इसीलिए छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पर आपकी उपस्थिति हमारे सभी लोगों के लिए एक गौरव की बात है। देशात महाराणा प्रताप आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या घराण्यांना इतिहासाला अनन्य साधारण महत्व आहे। या दोन्ही घराण्यांचा एक मोठा इतिहास आहे। दृढ निश्चयी, धैर्यशाली, उज्ज्वल कीर्तिमान आणि साहसी असे महाराणा प्रताप यांचं वर्णन केलं जातं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजही आपले तसे होते। महाराणा प्रताप राजवाड्यांपेक्षा सामान्य जनतेबरोबर अधिक वेळ घालवायचे। त्यांच्या जनतेमध्ये भिल्ल समुदाय आणि आपण सगळेजण मोठ्या प्रमाणात होतात। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांनी स्वतःबरोबरच आपल्या सवंगड्यांना देखील सशस्त्र युद्धाचे धडे दिले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज देखील कधीच राजवाड्यात रमले नाहीत। त्यांचंही बालपण सुद्धा सर्वसामान्यांमध्ये, गरीब आणि मेहनती सवंगड्यांमध्ये त्यांनी घालवलं आणि म्हणूनच त्यांनी इतिहास घडवला। आणि म्हणून महाराणा प्रताप आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांमध्ये जे साम्य आहे ते याच्याचमुळे, कारण सर्वसामान्य माणसाला
त्यांनी प्राधान्य दिलं, त्यांच्या हिताची जपणूक केली. रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावता कामा नये अशी शिकवण या दोन्ही राजांची होती. आणि म्हणून महाराणा प्रताप यांनी अकबराच्या सैन्याला देखील जेरीस आणणारा पराक्रमी महाराणा प्रताप आणि त्याचबरोबर 5 पातशाह मोडून हिंदवी स्वराज्याचं तोरण उभारणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यासारखे पराक्रमी आणि हे दोन्ही धर्मवीर राजे आपल्या देशात होऊन गेले. हे आपल्या दृष्टीने अतिशय अभिमानाचं आहे, आपल्यासाठी गौरवाची बाब आहे. आणि म्हणूनच त्यांची प्रेरणा आपण घेऊन पुढे जातोय. त्यांचा आदर्श, महाराणा प्रतापजींचा आदर्श घेऊन आपण पुढे जातोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन आपण पुढे जातोय. आणि म्हणूनच खरं म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा राजपूत समाज शेती व्यवसाय, अन्य व्यवसाय देखील पाय रोवले आणि आपल्या समाजातील अनेक लोक उच्च शिक्षित आहेत, राजकारणात आहेत, प्रशासनामध्ये आहेत. आणि म्हणून आपल्या समाजाने अनेक जुन्या चाली रीती झुगारून दिल्या. आणि म्हणूनच आज आपला समाज जो आहे, आज एकजुटीची ताकद आज या आजच्या संमेलनामध्ये आपली दिसती आहे. आणि म्हणून मगाशी मी जास्त बोलणार नाही, आपल्याला राजनाथ सिंगजींना ऐकायचं आहे, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायचं आहे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की आपल्या अनेक मागण्या आहेत, विविध कारणांमुळे त्या मागे राहिल्या असतील, परंतु आता हे खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांच्या मनातलं सरकार 10 महिन्यापूर्वी आपण स्थापन केलं. मी आणि देवेंद्रजी आणि आमचे सर्व मंत्री या ठिकाणी काम करतायत, सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम करतायत. आणि म्हणूनच आज आपल्याला मी सांगू इच्छितो की आपल्याला या मागे झेप घेता आली नसेल, परंतु आम्ही आता मात्र सरकारी मदतीचे पंख आपल्याला लावल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. तुमच्या पंखामध्ये बळ घात दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी जे जे करायला लागेल ते नक्की या ठिकाणी केलं जाईल. आणि म्हणून मगाशी देवेंद्रजी म्हणाले की हा राजपूत समाज आहे, हा राजपूत समाजाच्या मागे भामटा हा शब्द काढून टाकला पाहिजे. हे जे आपण म्हणालात तो शब्द काढून टाकलाच पाहिजे. आणि राज्य सरकार तो काढून टाकण्याचा निर्णय घेते. आणि तो केंद्राकडे पण आपल्याला मगाशी देवेंद्रजी म्हणाले की आपल्याला केंद्राची मदत लागेल. केंद्र सरकार देखील इथं उपस्थित आहे, राजनाथ सिंगजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यामुळे हा भामटा शब्द जो आहे हा आपण खरं म्हणजे हा मेहनती, कष्टकरी, धाडसी हा राजपूत समाज, याच्या मागे हा शब्द लागता कामा नये. यासाठी जे जे करायचं ते आपण करून टाकू. त्याचबरोबर जे आपल्याला राजपूत समाजासाठी जे आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी आहे ते देखील राजपूत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ करण्याचा निर्णय देखील या ठिकाणी आपण घेऊया. आणि आणखी एक मागणी इकडे आहे की भव्य दिव्य असा महाराणा प्रतापांचा अश्वारूढ पुतळा इकडे पाहिजे. तोही तातडीने केला जाईल. आणि त्या उद्घाटनाला आपण राजनाथ सिंग साहेबांना बोलवूया. आणि म्हणून बाकी आपल्याला ज्या ज्या काही मागण्या असतील
त्या नक्की सोडवल्या जातील. सरकार तिथं कुठेही मदतीचा हात मागे घेणार नाही. शेवटी हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे आणि म्हणून आपण पाहताय हे राज्य सरकार स्थापन होण्यापूर्वी आपण पाहिलं 2.5 वर्ष सरकार कोमामध्ये होतं, पण आपलं सरकार आल्यानंतर काम जोमामध्ये सुरू आहे. आणि म्हणून आपल्याला मी मनापासून धन्यवाद देतो. मी जास्त राजकीय इथं बोलू इच्छित नाही, पण जे आज तिकडं आघाडीच्या बैठका घेतात त्यांनी हे चित्र पाहावं, जरा इथे येऊन पाहावं, टीव्हीवर पाहावं. ही एकजूट जी आहे, ही एकजूट या राज्याच्या विकासासाठी, या राज्याच्या उत्कर्षासाठी आणि आपल्याला केंद्राचं देखील पाठबळ आहे. आदरणीय मोदी साहेबांचे आशीर्वाद आहेत. प्रत्येक कामाला पैसे कमी पडून देत नाहीत आणि राजनाथ सिंग साहेबांचं आणि बाळासाहेबांचं जिव्हाळ्याचं नातं होतं आणि बाळासाहेबांचीच भूमिका आपण पुढे घेऊन जातोय. त्यामुळे राजनाथ सिंग साहेब देखील आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला आजच्या या महासंमेलनाला मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हा अत्यंत वीर असलेला जो समाज आहे, 1857चा तुम्हाला आणि मला उठाव जो माहिती आहे तो केवळ मेरठचा माहिती आहे. मात्र या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्याच्यानंतर 90 दिवसांनीच तसाच उठाव झाला होता आणि एक आपल्या निवेदन शहरामधल्या छावणीमध्ये हा उठाव झाला होता. येस. आता माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी ज्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत ते निवेदन ते आपण माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना सुपूर्त करावं अशी मी विनंती करते. आणि त्याचबरोबर आज आता इथे मंचावरती उपस्थित असलेले माननीय आमदार सानंदा साहेब आणि माननीय आमदार किशोरप्पा पाटील साहेब या दोघांनाही विनंती आहे की आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं स्वागत आपल्यातर्फे करावं. आणि या स्वागतानंतर आता आपल्याला ज्यांचं भाषण ऐकायचं जोरदार माझ्या बरोबर. वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की. आणि आता आपण ऐकूया देशाचे संरक्षण मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंगजी साहेबांना. ज्यांचं मनोगत ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत. संरक्षण मंत्री भारत सरकार आदरणीय राजनाथ सिंगजी साहेबांना मी विनंती करते की उपस्थितांना संबोधित करावे. जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करणार आहोत. बोलिए भारत माता की, भारत माता की. वीर महाराणा प्रताप अमर रहें, अमर रहें. वीर महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप. छत्रपति महाराज शिवाजी की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, छत्रपति संभाजी महाराज की. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ राव जी शिंदे और मेरे छोटे भाई और यहां के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय राव साहब दानवे, एमएस रेलवे डॉक्टर भागवत कराड़ जी, राज्य मंत्री फाइनेंस श्री संदीपन जी भूमरे,
श्री अतुल जी सावे, श्री अंबादास जी दानवे, लीडर ऑफ अपोजिशन, कृपा शंकर सिंह जी, माजी मंत्री, श्री जय कुमार रावल एमएलए एंड एक्स मिनिस्टर, हरिभाऊ बागड़े एमएलए, श्री किशोर आधा पाटिल एमएलए, श्री नारायण कुचे, श्री बेला महाले, श्री उदय सिंह राजपूत, श्री प्रशांत बंग एमएलए और यहां उपस्थित मेरे कुटुंब के मेरे बहनों एवं भाइयों, मुझे यह कहा गया था कि महाराणा प्रताप के सम्मान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और इसलिए मुझे आमंत्रित किया गया था। बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का दृश्य मुझे अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि यह सभा नहीं है, यह समुंदर है, यह समुंदर है मेरे बहनों भाइयों। महाराष्ट्र में आपकी इतनी बड़ी ताकत है, इसके मुझे कल्पना तक नहीं थी। छत्रपति संभाजी इस नगर में आने के बाद मैंने यह फैसला किया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और संभाजी की प्रतिमा पर मैं माल्यार्पण कर हृदय से अपने सम्मान की मैं अभिव्यक्ति करूंगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, दोनों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई ही नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। औरंगाबाद का नाम बदलकर आपने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी सरकार को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी कदम आपकी सरकार के द्वारा उठाया गया है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया था कि यदि मैं जा रहा हूं और छत्रपति संभाजी नगर में मैं जा रहा हूं तो पहले उनकी प्रतिमा का पर माल्यार्पण करूंगा। आप सबको मालूम है कि भारत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले जननायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्य और पराक्रम की जिस परंपरा का निर्माण किया था, उसे संभाजी महाराज ने बखूबी निभाया है। बाद में यही परंपरा मराठा साम्राज्य के उदय के रूप में मजबूत हुई है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है मेरे बहनों भाइयों कि अब औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है। और आज जिस महाराणा प्रताप का स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब यहां एकत्रित हैं, वह महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के कैसे महानायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मेरे बहनों भाइयों, मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। बहादुर आदमी, स्वाभिमानी आदमी अपने जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमानी यदि इंसान है तो कभी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता, भले ही सिर ही क्यों न कटा देना हो। भारत में, इस दुनिया में यदि यह मिसाल देखनी हो तो राणा प्रताप के जीवन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जा सकता है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, राणा प्रताप की तरह ही बहनों भाइयों, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में जब अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी और गोलियों का जवाब जब अपनी गोली से दे रहे थे, तब उनके रिवाल्वर में जब अंतिम गोली शेष बची, उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं अंग्रेजियों की रिवाल्वर की नापाक गोली हमारे सीने में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है।
यह प्रेरणा महाराणा प्रताप जैसे मनीषियों के द्वारा प्राप्त हुई थी। बहनों भाइयों, मैं यहां पर एक और शख्स का उल्लेख करना चाहता हूं, अशफाक उल्लाह खां। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, बूढ़ी हो गई हूं, बहू मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता गुलामी की बेड़ियों की काटने की तड़पन थे। जब बराबर मां कहती थी बेटा तुम शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी वह परवरिश करेगी, मेरी देखभाल करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाक उल्लाह ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तो मेरा यहां संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जो कि इस देश को महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने दी है, और उसी रास्ते पर चलकर लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटा है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है, महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना जीवन बिताया है, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। और साथियों, महाराणा प्रताप आज भी उतने ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं जितने वह 500 वर्ष पहले थे। और मैं कहना चाहता हूं, आज भी 500 वर्ष पहले जितने महत्वपूर्ण महात्मा महाराणा प्रताप से आज भी हैं, और 500 और 1000 वर्ष बाद भी महाराणा प्रताप हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि इस दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सारी प्राकृतिक और मानव के द्वारा बनाई गई हर चीज अस्थायी होती है, हर चीज को एक न एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन इस क्षणभंगुर दुनिया में अगर कोई चिरस्थायी है तो वह एक चीज है। मेरे कुटुंब के लोगों, ध्यान रखना, जीवन में एक ही चीज अस्थायी है, वह है हमारा और आपका स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान। मेरे बहनों भाइयों, जिंदगी में हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से मेरे बहनों भाइयों कभी समझौता मत करना। अगर आप महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा देखेंगे तो उसमें कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो अकबर की तरफ से उनको न जाने कितने प्रलोभन दिए गए कि आप दरबार में हाजिरी लगाइए, अकबर को बादशाह कहिए और मुगलिया सल्तनत के झंडे के नीचे मेवाड़ पर शासन करिए। बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि कैसे महाराणा प्रताप ने उस समय बिल्कुल इस ऑफर को, इस मांग को उन्होंने ठुकरा दिया, और उन रजवाड़ों ने अकबर को अपना बादशाह मान लिया था, और अकबर का हुक्म मानते हुए वो लोग प्रशासन भी चलाते थे। कई ऐसे रजवाड़े हमारे देश में थे, लेकिन प्रताप यानी महाराणा प्रताप सिंह किस मिट्टी से बने हुए थे। उन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही एकलिंग भगवान की सौगंध खाई थी कि वो मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने इस धरा के स्वाभिमान और इस राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए सारे लुभावने प्रस्तावों को जूते की नोक पर रख दिया था महाराणा प्रताप ने। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मेवाड़ राजवंश के उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ किया जिसमें यह कहा गया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को, मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे कुटुंब के लोगों, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी जो अपने धर्म पर दृढ़ रखता है उसकी भगवान भी मदद करता है, परमात्मा भी मदद करता है। और राणा प्रताप ने हमें यही शिक्षा दी है
लाख मुसीबत आने पर भी कैसे हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें, उससे हिले ना। हमें अक्सर यह बात सुनने को मिलती है, कुछ लोगों द्वारा ऐसे स्वर उठाए जाते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो बलिदान दिया उसका आखिर लाभ क्या हुआ। वह जीवन भर जूझते रहे, क्या मिला उनको। यह सवाल पूछने वाले लोगों तक को मैं कहना चाहता हूं कि प्रताप के उस बलिदान के बावजूद भी मुगलिया सल्तनत कायम रही। लोग यह कहते हैं कि प्रताप को इससे मिला क्या। और प्रताप के इस बलिदान ने, मेरे बहनों भाइयों, उनके जीवन को भी बड़ा संघर्षपूर्ण बना दिया था। ऐसा प्रश्न करने वाले लोग वे होते हैं जो हर चीज को लाभ और हानि के तराजू पर तौलते हैं। इस चीज से परे उनका दिमाग ही नहीं जाता है। वो हर चीज को लाभ और हानि के आधार पर देखते हैं। साथियों, प्रताप के पास विकल्प था। प्रताप को जो संधि प्रस्ताव भेजे जा रहे थे वह इस बात के प्रमाण हैं। यदि महाराणा प्रताप चाहते तो बिलासी और वैभवशाली वह जीवन जी सकते थे, लेकिन प्रताप जानते थे कि यदि वह झुक गए तो हिंदुस्तान से भारत की धर्म पताका हमेशा के लिए झुक जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बिलासी लेकिन गुलामी भरे जीवन के स्थान पर एक संघर्षपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीना चुना था। बहनों भाइयों, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। और उनके इस निर्णय ने मेवाड़ के आक्रांताओं के लिए अभेद्य बना दिया था इस मेवाड़ को। उनके इस निर्णय ने जनता को यह संदेश दिया है, मेरे बहनों भाइयों, कि यदि अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो धर्म की डोर पकड़े रहना, कर्तव्य से किसी भी सूरत में विचलित न होना। यदि आप उस दौर में महाराणा प्रताप के समर्पण को ठीक समझ लें तो आप उस दौर में मुगल काल न कहकर, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपको बतलाना चाहता हूं, यदि आप उस दौर में महाराणा प्रताप के समर्पण को ठीक से समझ लें तो आप उस दौर को मुगल काल न कहकर महाराणा काल कहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, महाराणा काल कहा जाएगा। अपनी मातृभूमि के प्रति ऐसा समर्पण, अपने धर्म के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा विरले ही देखने को मिलती है। और आज आप देख सकते हैं कि मेवाड़ में आज भी महाराणा प्रताप की पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, जबकि आक्रांताओं की पीढ़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। हमें किसी स्थान पर इस पूरे भारत में नहीं मिलता है। प्रताप के उस निर्णय ने प्रताप के प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे अनेक उदाहरण हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं जहां हम फौरी तौर पर जीत नहीं दिखाई देती है, लेकिन वह हार एक बड़ी विजय के लिए नींव तैयार कर देती है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि क्या आवश्यकता थी भगत सिंह को क्रांतिकारी बनने की। भगत सिंह चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, वे चाहते तो कोई नृप हो ये हमें क्या हानि जैसे भाव के साथ भी जी सकते थे। यानी सत्ता किसी की भी हो, हमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के विरोध का ही रास्ता उन्होंने चुना। बहनों भाइयों, और इस रास्ते पर भगत सिंह ने देश के लोगों में आजादी के प्रति जो अलख जगाई, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसा ही एक उदाहरण कुछ समय पहले आई महाराणा नामक एक पुस्तक में भी हमें देखने को मिलता है। इसमें एक लेखक, एक राइटर लिखते हैं, एक बार ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया है। यह अफवाह अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि उस समय के बीकानेर के राजा ने महाराणा प्रताप को यह लिखकर पूछा कि हे प्रताप, क्या सच में आपने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या सच में सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से उग चुका है? साथियों, उस पर महाराणा प्रताप ने बीकानेर के राजा को पत्र लिखकर जवाब दिया था कि भगवान एकलिंग जी की कृपा से जब तक प्रताप के शरीर में प्राण है तब तक प्रताप की तलवार यवनों की गर्दन पर रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सूर्य अभी पूर्व से ही उदय हो रहा है और आगे ही यह सूर्य बराबर पूरब से ही उदय होगा। यह महाराणा प्रताप ने कहा था। साथियों, मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं
का प्रभाव न केवल उस कालखंड पर बल्कि उसके बाद की पीढ़ियों पर भी बहुत व्यापक रूप से पड़ता है। किसी युद्ध का फौरी परिणाम तो 1-2 दिन में भी आ सकता है, लेकिन उस परिणाम का असर सैकड़ों सालों तक चलता है। कुछ युद्ध केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं। उसी प्रकार महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र रहने का निर्णय था उसे लाभ हानि के तराजू पर मेरे बहनों भाइयों नहीं तोला जा सकता है, बल्कि इसे उस रूप में देखना चाहिए कि उस निर्णय का देश की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। मेरे कहने का आशय यह है कि राजा का जैसा आचरण होता है प्रजा भी वैसे ही आचरण का अनुसरण करती है, फॉलो करती है। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने आचरण से, अपने निर्णयों से अपनी जनता को मार्ग दिखाया है जिस पर हम आज भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, हम एक राष्ट्र के रूप में कितने भाग्यशाली हैं। हम ऐसे ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है जिनके चरित्र और आचरण के सामने एक बार को तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे बहादुर हमारे देश में पैदा हुए हैं। आज हम जिस जिले में एकत्र हुए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। छत्रपति संभाजी ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने आचरण का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो सदियों तक दोहराई जाएगी। औरंगजेब द्वारा छत्रपति संभाजी को न जाने कितनी यातनाएं दी गई, उनको न जाने कितने कष्ट दिए गए, लेकिन ये कष्ट वीर योद्धा संभाजी के राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम का बाल बांका भी नहीं कर पाए थे। मध्यकाल का ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मित्रों, उस बहुत विस्तार में आपके सामने मैं नहीं जाना चाहता। बस यही कहना चाहता हूं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आखिर कौन सा कारण है कि न जाने कितनी सभ्यताएं मिट गई, लेकिन हमारा अस्तित्व आज तक भी उसी तरह टिका हुआ है। न जाने कितने आक्रांताओं ने हम पर आक्रमण किए, लेकिन आज भी हमारा ध्वज लहरा रहा है। केसरिया ध्वज आज अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। बहनों भाइयों, लगता है कि उस समय भी युद्ध के मैदान में ऐसा ही केसरिया ध्वज लहरा रहा था। आज यह जो हमारी हस्ती अभी तक बची हुई है और यह जो हमारी सभ्यता अभी तक फल फूल रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी इस मातृभूमि ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने मातृभूमि को हर सुख सुविधा से ऊपर रखा है और अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति की बराबर उन्होंने रक्षा की है। मेरे बहनों भाइयों, हम वह मूल्य मैं कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता यदि बची है तो ऐसे महापुरुषों के कारण ही बची है। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के कारण, छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों के कारण, संभाजी महाराज जैसे महापुरुषों के कारण। भारतीयता से मेरा आशय उन मूल्यों से है जो एक व्यक्ति के तौर पर हम सभी भारतीयों में विरासत के रूप में मिलती है। वह मूल्य जिसे हमें करना, हमें बताया जाता है कि देश का हित सर्व, इन मूल्यों को दर तक महापुरुषों, बहनों भाइयों, उन महापुरुषों की जलाई हुई है इससे अभी तक भारतीय सभ्यता को विकास मिल रहा है। इन महापुरुषों की हम वतन कर्म बन पाए हैं और इसके कारण जीवित रहा है। इसी भारतीयत्व ने समय समय पर दुनिया को अपने ज्ञान की रोशनी दी है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के पन्नों को पलट कर देखिए। ऐसे छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को पन्नों पलट कर देखिए। बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में स्वाभिमान से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। हल्दी घाटी में कैसा करिश्मा किया था महाराणा प्रताप ने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं,
जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई। यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है मेरे बहनों भाई। इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं, जो कुछ भी है हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना बहनों भाइयों 56 इंच का है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका कभी मस्तक हम लोग नहीं झुकने। हम लोगों ने तय किया है। मैं संरक्षण मंत्री हूं। सचमुच मुझे अजीबोगरीब लगता था जब मैं ये सुनता था भारत के सेना के जवानों के हाथों में राइफल, टैंक, गोले, बारूद, मिसाइल ये दुनिया के दूसरे देशों से बनकर आते थे। कैसा स्वाभिमान था। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब चाहे टैंक होंगे, बम होगा, गोले होंगे, टैंक होगा, मिसाइल होगी, अब हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे भारत की धरती पर बनेगा, भारतवासियों के हाथों से बनेगा। बहनों भाइयों, भारत को हम आत्मनिर्भर बनाने का हम संकल्प ले चुके हैं। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 2014 के पहले दुनिया के देशों को हम केवल 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे। आज आप जैसे अपने कुटुंब के स्वाभिमानी लोगों के सामने आज ये बतलाने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, 2014 में जहां 900 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट करते थे, आज हम 16,000 करोड़ से अधिक रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को कर। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोग भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग भी ये कहते हैं। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है, भारत का कद बढ़ा है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, आज भी विदेशों में जाता हूं। पहले मैं देखता था इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को ध्यान से नहीं सुनती थी, कहती थी भारत तो कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहनों भाइयों, सीना ठोक कर कह सकते हो, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है महाराणा प्रताप का भारत, यह है महाराणा प्रताप का भारत। और आप लोगों ने कैसा 56 इंच चौड़े सीने का प्रधानमंत्री दे दिया है। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, यूक्रेन में हमारे 22,000 से लेकर 23,000 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उनके मां बाप हिंदुस्तान में कहते थे, अरे प्रधानमंत्री जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकाल कर बाहर लाओ, नहीं कब रूस के बम गोले गिर जाएं और हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाए। दुनिया में जो कोई देश नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मेरे बहनों भाइयों, नाज है मुझे इस प्रधानमंत्री पर। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया और हमारे भारतवासी यूक्रेन से भारत की धरती पर आ गए। यह है भारत। एक पड़ोसी देश है हमारा। मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग महाराणा प्रताप को आदर्श मानने वाले हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी को आदर्श मानने वाले हैं, संभाजी महाराज को आदर्श मानने वाले हैं। बुजदिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का
गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। इसलिए आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति नहीं हिला है, एक व्यक्ति नहीं हिला है। जो जहां बैठा है वह बैठा हुआ है। इतनी सभा में, इतनी बड़ी सभा में कभी मैंने यह दृश्य नहीं देखा था बहनों, यह दृश्य नहीं देखा। इसलिए मैं अपनी तरफ से पहले तो अपने सभी आयोजकों का और बहुत सारे नौजवान, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे भागवत कराड़ जी के साथ गए थे मुझसे मिलने। मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम किसी तरह से टल जाएगा। भागवत कराड़